Hello and good morning, everyone. Welcome to Daily News Analysis for 30th April 2022. मैं सिद्धार्थ कुमार आपका गाइड मेंटर एंड फैकल्टी ऑन दिस प्लेटफॉर्म वुड बी टेकिंग द डेली न्यूज एनालिसिस टुडे। देखिए सतेंद्र सर जो लोग रेगुलरली अटेंड करते हैं वो जानते हैं ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस कुड नॉट टेक द डीएनए टुडे। ही वुड बी टेकिंग इट टुमारो। बट डोंट वरी, रोज की तरह हम जो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स आपके द हिंदू में आए हैं उसको अच्छे से प्रॉपर डेप्थ और डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल है रिगार्डिंग द कोर सेक्टर ग्रोथ। सो बेसिकली कुछ सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो कोर सेक्टर ग्रोथ देखा गया है कि मार्च 2022 में, तो मार्च 2022 में देखा गया, इंडेक्स निकाला गया था इसका जो है, देखा गया कि इट वाज इट डिप्ड टू 4.3%। तो हम जानेंगे व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस डिप एंड ऑल्सो वी वुड नो कि ये कोर सेक्टर ग्रोथ में, कोर सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं एंड हु ब्रिंग्स आउट दिस इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट वन इज पैसेंजर ट्रेन्स कैंसिल टू गिव वे टू कोल रिग्स एंड करंट पावर क्राइसिस। तो आप सब जानते हो कि करंटली इंडिया में देर इज इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इज मच मोर देन द सप्लाई। तो वी विल गेट टू नो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस क्राइसिस एंड इसका इम्पैक्ट क्या है और इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज फ्यूलिंग फ्रिक्शंस। तो यहाँ पे बेसिकली आपने बात की जा रही है पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस की। तो आप सबको पता है पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस आर एट ऑल टाइम हाई। पेट्रोल प्राइसेस हैव क्रॉस्ड 100 रुपीज एंड इन दिस इसी चीज से डील करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट किया है कि स्टेट्स जो टैक्स लगाते हैं पेट्रोल और डीजल पे उसको कम करें। बट ऑन दी अदर साइड स्टेट्स आर आर्ग्यूइंग दैट दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू डू दैट एंड रादर सेंटर शुड रिड्यूस देयर टैक्स। तो इसमें देखेंगे कि कैसे ये जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अफेक्ट कर रहा है और कैसे जो है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 100 को क्रॉस कर रहे हैं, उसमें क्या बेस प्राइस रहता है, कितना टैक्स स्टेट चार्ज करी, कितना टैक्स सेंटर चार्ज करी है। ये सारी चीजें जो है हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज अ स्टेप दैट वुड ट्रिगर लैंग्वेज फोनोसाइड। तो ये एडिटोरियल का आर्टिकल है। तो आप सब जानते हैं एक बहुत बड़ा डिबेट है कि क्या हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है या नहीं है। और इसमें दोनों साइड पे आर्ग्यूमेंट्स हैं कि होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट ट्विटर में रिसेंटली अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच में भी ये डिबेट चला था, राइट। तो इसमें हम जो है यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट ये जो आर्टिकल है रादर इट इज आर्ग्यूइंग अगेंस्ट, ये जो आर्ग्यूमेंट्स इस आर्टिकल में दिए गए इट इज अगेंस्ट हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। तो हम वो आर्ग्यूमेंट्स भी देखेंगे एंड वी विल आल्सो ट्राई टू सी व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स सपोर्टिंग टू फॉर हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। And then next are some prelims relevant article, Cobravax recognition. So Cobravax, it is a vaccine, right? So हम जानेंगे कि इसके जो है रिकॉग्निशन के लिए बाय WHO पुश किया जा रहा है, गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर इट, राइट, कि WHO इसको इमरजेंसी यूज लिस्टिंग दे। एंड ऑल्सो वी विल सी कि ये वैक्सीन किस तरीके से डेवलप की गई है, राइट। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग हीट वेव्स। तो आप सब जानते हो आज इन दिस टाइम्स, रिसेंट टाइम्स, इंडिया इज फेसिंग सीवियर हीट वेव्स। तो इस आर्टिकल में बताया गया कैसे ये हीट वेव जो है क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है और क्लाइमेट चेंज के और क्या डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। एंड लास्टली देयर इज अ आरबीआई रिपोर्ट। ठीक है, आरबीआई की एक रिपोर्ट है एंड इन दैट रिपोर्ट इट हैज बीन आर्ग्यूड बाय कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द रिपोर्ट कि जो कोविड-19 के कारण 2 साल में जो लॉसेस हुए हैं उनको रिकवर करने में 10 साल लग जाएंगे। दैट इज we will take till financial year 35 to overcome those losses. So it would take around 10 years to recover those losses. So before starting our discussion, we a piece of information for you. जो लोग यूपीएससी सीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, वी हैव लॉन्च्ड अ फाउंडेशन कोर्स एंड इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स जिसमें 1000 प्लस आवर्स के साथ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा। इट विल बी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन रहेगी आपकी प्री और मेंस की, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है। डेली क्विज होंगे, फोर्टनाइटली सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, कंप्लीट करंट अफेयर्स का कवरेज होगा। इनफैक्ट वी हैव आल्सो लॉन्च्ड अ करंट अफेयर्स कोर्स जिसमें हर संडे, हर वीकली बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स का कवरेज किया जाएगा। तो दैट यू कुड आल्सो ज्वाइन। प्लस देयर विल बी आल्सो पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, आल्सो नोट्स के साथ वैल्यू एडेड मटेरियल्स भी मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है इस कोर्स में तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप क्वेरी या इंटरेस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। Now let's start with our first article regarding the core sector growth. तो बेसिकली देखा गया है कि कोर सेक्टर ग्रोथ जो था उसका ग्रोथ जो थी
6% थी फरवरी में, नाउ इट हैज रिड्यूस टू 4.3%, राइट। सो इसके पीछे रीजंस क्या है वो देखने से पहले लेट्स सी कि कोर सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोर सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, उनका वेट क्या है। तो इसमें आते हैं आपके कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑल्सो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का हाईएस्ट वेटेज है, जबकि आपका जो फर्टिलाइजर्स है उसका लोएस्ट वेटेज है। देखिए ये चीजें याद रखना, इस टाइप की चीजें होती हैं प्रीलिम्स रेलिवेंट, इस टाइप की चीजों पे ही प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकते हैं। और ये जो कोर सेक्टर का इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इनका ये जो है ये कौन रिलीज करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये भी याद रखिए। सो ये प्रीलिम्स रेलेवेंट फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने चाहिए। तो बेसिकली देखो कोर सेक्टर में देखा गया कि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ग्रो किया है, ठीक है, सीमेंट प्रोडक्शन, नेचुरल गैस और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स ये सब ग्रो किया है। बट बट क्या चीज डिक्रीज की है, कोल आउटपुट। इनफैक्ट ये चीज हमारे अगले आर्टिकल से रिलेटेड है कि पावर क्राइसिस क्यों है। तो उसमें याद रखना ये पॉइंट आएगा कि कोल आउटपुट हैज कॉन्ट्रैक्टेड मार्जिनली एंड क्रूड ऑयल प्रोडक्शन हैज श्रैंक। तो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस जो कोर सेक्टर का ग्रोथ है वो डिप कर गया, राइट, इन द मंथ ऑफ मार्च। बट अगर ओवरऑल देखें, ओवरऑल कोर सेक्टर की ग्रोथ देखें पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में, यानी मार्च 2021 के कंपैरिजन में देखें मार्च 2022 की ग्रोथ, तो इट हैज इंक्रीज्ड बाय 12.6%, ठीक है, 12.6% ग्रोथ जो है देखी गई है, ठीक है। बट मेन रीजन जो था डिक्लाइन ऑफ कोल आउटपुट, यानी कोल प्रोडक्शन का डिक्लाइन था। इनफैक्ट यही चीज पॉइंट आपको आगे आएगा, इट इज वन ऑफ द रीजंस कि जो आज की डेट में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का क्राइसिस जो है वो है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक रेटिंग एजेंसी है इकरा, उसने भी कहा था कि दैट वी हैव प्रिडिक्टेड दैट इट वुड ग्रो अराउंड दिस मच, एंड गोइंग फॉरवर्ड इट इज बीइंग सेड दैट जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी रिबाउंड करती है ये जो कोर सेक्टर है ये बढ़ेगा, राइट। एंड बट अगेन कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो ये इसका पॉजिटिव आउटलुक सबड्यू है, वो है रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा यूक्रेन रशिया के क्राइसिस के कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, कोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो डेफिनेटली दिस कुड अफेक्ट द प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। इसके कारण जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी जो है इट कुड बी कंस्ट्रेंट। तो ये तो कोर सेक्टर के बारे में था। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, एंड इनफैक्ट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें समझना है कि ये आपके लिए GS3 में एनर्जी सेक्टर के हिसाब से भी रेलिवेंट है, क्योंकि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर GS3 में आपका है, एंड एनर्जी इज वन ऑफ द की सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। और इसका जो ग्रोथ होता है, जैसे इकोनॉमी का ग्रोथ आता है वैसे इकोनॉमी की एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती है। और इट इज सेड दैट अगर इकोनॉमी को हाई रेट ऑफ ग्रोथ पे ग्रो करना है तो इट नीड्स उतनी ही रेट पे उसको एनर्जी की सप्लाई भी मिलनी चाहिए। तो बेसिकली इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि रेलवेज ने क्या किया है कि बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग जो करंट क्राइसिस है, पावर क्राइसिस, राइट, उसके कारण गवर्नमेंट ने क्या किया है, रेलवेज ने जो कोल्ड रेक्स थे, पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल करके जो है 42 ट्रेन को कैंसिल करके उनकी जगह जो है कोल्ड रेक्स किए, ताकि देर वुड बी फास्टर डिलीवरी टू एंड फ्रॉम कोल प्रोड्यूसिंग रीजन, ठीक है। तो कोल प्रोड्यूसिंग रीजन से उन जगह पे ज्यादा फास्टर डिलीवरी हो कोल की, जहाँ पे देर इज अ शॉर्टेज ऑफ कोल विच इज लीडिंग टू पावर क्राइसिस और शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनफैक्ट अगर हम पावर क्राइसिस की बात करें तो बेसिक आइडिया क्या है कि ये पावर क्राइसिस क्यों आया। सी देखिए अभी आपने देखा होगा रिसेंटली ड्यू टू दिस पावर क्राइसिस हो क्या रहा है, हमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हॉल्ट करनी है। काफी चीजें जो है कई एसेंशियल सर्विसेज, जैसे इवन दिल्ली में बोला जा रहा है कि 1 से 2 दिन का ही कोल रिजर्व हैं, तो कई एसेंशियल सर्विसेज जैसे मेट्रो वगैरह ये सब इफेक्ट होंगे। और इस सब का इफेक्ट अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ेगा, ठीक है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और एंड ऑल्सो ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, क्योंकि इतनी हीट जो हीट वेव चल रही है उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर कूलिंग नीड्स, राइट। सो उस पर भी पड़ेगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए पावर क्राइसिस क्यों है, तो सिंपल रीजन है, डिमांड बढ़ गई है पावर, तो देर इज एन सब्सटैंशियल इंक्रीज। सो मेन रीजन अगर बोले करंट पावर क्राइसिस का वो है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज्यादा जो है बढ़ गई है, और उसके पीछे रीजन क्या है, हीट वेव्स एंड पिकअप इन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। बिकॉज ऑफ हीट वेव्स एंड बिकॉज ऑफ पिकअप इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। एट द सेम टाइम दूसरा रीजन क्या है, जो सप्लाई है इट इज नॉट एबल टू मीट डिमांड।
तो लैक ऑफ कोल सप्लाई, जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन नॉट एबल टू कीप अप, जैसे हमने देखा पीछे कोर सेक्टर में बताया कि डोमेस्टिक जो कोल सेक्टर है इट कॉन्ट्रैक्टेड, एज ए रिजल्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन कीप अप नहीं कर पाई। दूसरा रीजन ये है कि प्रोडक्शन हो भी रही है, तो जहां पे कोल प्रोड्यूस हो रहा है वहां से लेके आपको जैसे कोल प्रोड्यूस होता है, सो लेट मी जस्ट टेल यू। तो कोल आपका प्रोड्यूस होता है, फिर वो कोल जो है पावर जनरेटर्स के पास जाता है, ठीक है, और वो पावर जनरेटर्स पावर जनरेट करके डिस्कॉम्स को देते हैं और वो डिस्कॉम्स आपके हाउसेस में पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये कोल यहाँ से पावर जनरेटर्स तक जाने के लिए देयर इज इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, इतनी रेक कोल्ड रेक्स नहीं, मेनली रेलवे से ट्रांसपोर्ट होता है, तो देयर इज एक्सेस जो है डिमांड है कोल्ड रेक्स का, ठीक है, ज्यादा कोल्ड रेक्स चाहिए टू सप्लाई कोल टू ऑल दीज पावर जनरेटर्स, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी ये स्टेप लिया कि पैसेंजर ट्रेन कैंसिल करके कोल्ड रेक्स को दिया, ठीक है। सो एक तो कोल, डोमेस्टिक कोल का प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं है, दूसरी चीज जितना प्रोडक्शन है उसको भी ले जाने के लिए इतना जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, कोल रेक्स नहीं है। ऑल्सो कोल के प्राइसेस जो हैं आप देख रहे हो इंटरनेशनली दे हैव इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड, ठीक है, इसके कारण भी जो है कोल खरीदना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। हायर पावर टैरिफ, इसके कारण भी क्या हो रहा है, जो डिस्कॉम्स हैं ऑलरेडी वो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है, तो वो पावर इतने हायर टैरिफ पे खरीदना नहीं चाहते, ताकि क्योंकि बिकॉज दे आर ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड, ठीक है। ऑल्सो कई जो डिस्कॉम्स विच आर स्ट्रेस्ड वो पावर जनरेटर्स को पैसा दे नहीं पा रहे, सो डिस्कॉम्स बेसिकली आपने देखा डिस्कॉम्स पावर जनरेटर्स को से पावर खरीद के सप्लाई करते हैं, बट अब वो खुद ही फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है तो पावर जनरेटर्स को पैसा नहीं दे पा रहे, और पावर जनरेटर्स इन टर्न जो है उनको जब पैसा नहीं मिल रहा तो वो जो है कोल नहीं खरीद पा रहे, और वो अगर कोल नहीं खरीद पाएंगे तो वो कोल से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट ओवरऑल ये सब कोल पे इतनी डिपेंडेंसी क्यों है हमारी, क्योंकि 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो 70% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किससे आती है, कोल पावर प्लांट से, ठीक है। 70% इलेक्ट्रिसिटी जो आती है कोल पावर प्लांट से आती है। प्लस एक और रीजन ये दिया गया है गवर्नमेंट की साइड से कि देर इज डिक्लाइन इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो कोल को छोड़ के दूसरे सोर्सेज से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिक्लाइन हुआ है। और इसमें एक और रीजन आप ऐड कर सकते हो, इन इफिशियंट कोल पावर प्लांट। सो ये लॉन्ग टर्म रीजन है कि कहीं जो कोल जो जा रहा है, राइट, वो कहीं इनएफिशिएंट कोल पावर प्लांट्स को जा रहा है, जो इफिशिएंट कोल पावर प्लांट्स है उनको कोल नहीं मिल रहा, एज ए रिजल्ट ज्यादा कोल का कंजम्पशन होकर लेस पावर प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। सो इनएफिशिएंट कोल पावर प्लांट्स एक और रीजन है। सो ओवरऑल आपका क्या रीजन है करंट पावर क्राइसिस का, एक तो डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई ड्यू टू हीट वेव्स एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, दूसरी तरफ सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की उतना जो है डिमांड को कैचअप नहीं कर पाई है, क्योंकि मेनली इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी 70% आती है कोल पावर प्लांट से, एंड देर इज अ शॉर्टेज ऑफ कोल। एंड दिस शॉर्टेज ऑफ कोल क्यों है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन उतना नहीं है, इंपोर्टेड कोल के प्राइसेस हाई हैं, लिमिटेड कोल रेक्स यानी कोल ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, डिस्कॉम्स स्ट्रेस्ड हैं इसलिए वो पावर जनरेटर्स को पैसा नहीं दे पा रहे, इन टर्म्स पावर जनरेटर्स कोल नहीं खरीद पा रहे, और और दूसरे जो सोर्सेस हैं इलेक्ट्रिसिटी की वहां से भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में डिक्लाइन है। सो ओवरऑल ये थी आपका जो है रीजंस बिहाइंड द करंट पावर क्राइसिस। तो नेक्स्ट इज फ्यूलिंग फ्रिक्शन। तो बेसिकली आप सबको पता है पेट्रोल एंड डीजल की प्राइसेस एट ऑल टाइम हाई है, तो इसी टाइम पे आवर प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हैज आर्ग्यूड एंड अर्ज स्टेट्स कि वो लोग जो है अपनी जो टैक्सेस लगाते हैं, स्टेट्स जो टैक्सेस लगाते हैं पेट्रोल और डीजल पे उसमें कट लें, और ये इस बेसिस पे आर्ग्यू करें कि ऑलरेडी सेंटर ने नवंबर 2021 में कट्स किए थे 5 and 10 रुपीज के ऑन पेट्रोल एंड डीजल, राइट, बट एट दैट टाइम स्टेट्स ने नहीं किया, अपना जो वैट टैक्स लगाते हैं स्टेट ने, दे हैड नॉट जो जो उन्होंने जो है अपने कट्स सारे स्टेट्स ने नहीं किए, और इसके कारण हो क्या रहा है अब, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ज्यादा होने से बाकी दूसरी चीजों के भी प्राइसेस बढ़ते हैं, एज अ रिजल्ट ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है इकोनॉमी, और इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ता है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को तो इम्पैक्ट करता ही है, बट जो मिडिल और लोअर इनकम क्लासेस हैं और स्पेशली जो पुअर है उन पे सबसे ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट होता है। हाउस होल्ड जो घर के बजट हैं वो सब जो है बिगड़ जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो अभी जो कंजम्पशन करती है, लोग जो कंजम्पशन करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है खर्चने के लिए, पर जब इतनी ज्यादा महंगाई होगी तो पीपल विल स्टॉप जो कंजम्पशन स्टॉप कर देंगे, एज अ रिजल्ट इकोनॉमी में जो है कंजम्पशन अगर नहीं होगा, डिमांड नहीं होगी,
तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ सफर करेगी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर हैज आर्ग्यूड दैट बिकॉज ओवरऑल एज इन इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कि सारे स्टेट्स को, क्योंकि सेंटर ने भी कट किए थे 21 में, अब सारे स्टेट्स की बारी है, उनको भी अपने जो वैट टैक्स लगाते हैं वो पेट्रोल डीजल पे, उसको कट करना चाहिए। तो अब देखिए, इसमें ये समझने की बात है कि पेट्रोल डीजल के रिटेल प्राइस कैसे बनते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, और अगर आप ये 3 कंपोनेंट्स समझ जाओ तो आप खुद समझ जाओगे कि ये जो है पेट्रोल डीजल के प्राइस इतने ज्यादा क्यों है। एक है बेस प्राइस, तो ये बेसिकली इंटरनेशनल ऑयल का प्राइस जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। एक है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और एक है स्टेट टैक्स। इसके अलावा कुछ सेस और सरचार्ज भी लेवी किए जाते हैं पेट्रोल और डीजल पे बाय द सेंटर। तो अगर आपको समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो बेस प्राइस है आपका, राइट, सो बेसिकली देखो, इंडिया जो है 80% क्रूड ऑयल जिससे जिसको रिफाइन करके पेट्रोल निकलता है, वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ठीक है। 80% क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है जिससे रिफाइन करके आपका पेट्रोल बनता है, ठीक है। अब आपका क्या है, ये जो क्रूड ऑयल है, इसका प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट, अगर आपने देखा होगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसका प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो है इट इज स्काई रॉकेटिंग, ठीक है। बट फिर भी इंडिया, क्योंकि अब रशिया से चीप डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ले रहा है, सो अगेन कुछ तरीके तक मतलब मिटिगेट हो गया है वो। बट दूसरी चीजें क्या है, दूसरी है एक्साइज ड्यूटी और वैट। एक्साइज ड्यूटी लगाता है सेंटर और वैट लगाता है स्टेट। तो एज अ रिजल्ट आप देख सकते हो एक्साइज ड्यूटी कितनी है और वैट कितना है। ये दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसके कारण इतना ज्यादा प्राइस है। अब आप सोचोगे कि सेंटर और स्टेट इतना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी और वैट क्यों लगाते हैं जबकि प्राइस इतना ज्यादा, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है। क्योंकि करेंटली ड्यू टू कोविड क्या है, सेंटर एंड स्टेट्स दोनों ही फिजिकली कंस्ट्रेंड है, दोनों के पास पैसा नहीं है। और दोनों के पास पैसे का एक मेजर सोर्स क्या होता है, ये जो टैक्स लगाते हैं पेट्रोल और डीजल पे, ये एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इसलिए वो लोग इसको कट डाउन नहीं करना चाहते। इनफैक्ट जो स्टेट्स हैं, दे आर एट मोर वर्स पोजीशन फिजिकली कंपेयर टू दी सेंटर, राइट। उनके पास ज्यादा रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, और प्लस सेंटर को काफी पेंडिंग ड्यूज, जैसे जीएसटी कंपनसेशन सेस है, उसके काफी पेंडिंग ड्यूज सेंटर को स्टेट्स को देने भी है, राइट। सो एज ए रिजल्ट स्टेट्स आर आर्ग्यूइंग कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने स्टेट टैक्स कट करें। प्लस दे ऑल्सो आर्ग्यू कि सेंटर ने हाइक किए थे फ्यूल टैक्सेस इन फॉर्म ऑफ सरचार्ज और सेस। और नॉर्मली क्या होता है, सेंटर जो भी टैक्सेस वो करता है, वो सारे एक डिविजिबल पूल में जाते हैं जहां वो स्टेट्स के साथ शेयर होते हैं। बट जो सरचार्ज और सेस के फॉर्म में टैक्स जो लगाया गया है पेट्रोल डीजल पे, दैट वो शेयर नहीं होता है स्टेट्स के साथ, राइट। तो ये आर्ग्यूमेंट है स्टेट के अगेंस्ट, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि स्टेट्स को कट डाउन करनी चाहिए अपनी जो टैक्सेस हैं, उसके अगेंस्ट ये स्टेट्स का आर्ग्यूमेंट है, राइट। तो ओवरऑल बेसिकली इस आर्टिकल में क्या आर्ग्यू किया गया है कि सेंटर का जो है बेटर फिस्कल पोजीशन है, उसके पास फिस्कल रूम रूम है कि वो अपने फ्यूल के टैक्सेस को स्लैश करे, राइट। और अगर सेंटर जो है फ्यूल के टैक्सेस को कम करेगा, तो जो है कैस्केडिंग इफेक्ट होगा कि स्टेट टैक्सेस भी घट जाएंगे, क्योंकि स्टेट के जो वैट टैक्स वगैरह लगते हैं, ये एड वैलोरम बेसिस पे लगते हैं, यानी वैल्यू पे, आइटम की वैल्यू पे, यानी पेट्रोल की वैल्यू पे। और अगर पेट्रोल की वैल्यू में एक कंपोनेंट, अगर आपका स्टेट सेंटर के जो टैक्सेस हैं वो है, अगर वो कम हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्टेट का भी जो अमाउंट ऑफ टैक्स लग रहा है वो कम हो जाएगा, राइट। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इट इज बीइंग आर्ग्यूड दैट सेंटर शुड बी, इस आर्टिकल में आर्ग्यू किया गया है कि सेंटर शुड बी दी वन हु शुड बी रिड्यूसिंग दी फ्यूल टैक्सेस। इनफैक्ट इट इज बीइंग सेड दैट कि अभी जो है सेंटर को थोड़ा लॉन्ग साइटेड व्यू रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ये टैक्सेस ज्यादा बढ़ाना फ्यूल पे, सर्टेनली इट विल ब्रिंग मनी, बट वो इकोनॉमिक रिकवरी को जो है इट विल एडवर्सली इफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिकवरी। जो लॉन्ग टर्म में जो है इट विल नेगेटिवली इफेक्ट द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स बोथ, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग दी टसल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स ऑन कटिंग दी देयर टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। Now next article is on the debate, a step that would trigger language phonocide. So basically इस आर्टिकल में कहा गया कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने आर्ग्यू किया था कि हिंदी को यूज करना चाहिए एज लिंगुआ फ्रैंका रादर देन इंग्लिश फॉर इंटरस्टेट कम्युनिकेशन। यानी बेसिकली स्टेट्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए भी हिंदी शुड बी द की मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड इट शुड बी बिकम अ नेशनल लैंग्वेज, राइट। सो दिस इज बीइंग आर्ग्यूड। सो इसको कहा गया है कि दिस इज नॉट, इस आर्टिकल में इसके अगेंस्ट आर्ग्यू किया गया है
और आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए गए हैं, तो उससे पहले कुछ डेटा बताया गया है इस आर्टिकल में। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि 2000 लाइक एक सबसे पहला लिंग्विस्टिक सर्वे लिया गया था सर जॉर्ज ग्रेसन ने, ठीक है। ही टुक द फर्स्ट लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इन 1903 से 23 में। एट दैट टाइम ही आइडेंटिफाइड 179 लैंग्वेजेस एंड 544 डायलेक्ट्स। फिर 1961 में जो सेंसस हुआ उसमें 1652, रिमेंबर 1652 जो है मदर टंग जो है आइडेंटिफाई की गई थी, ठीक है। आउट ऑफ विच 184 मदर टंग्स ऐसी हैं जो 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। 1971 का लिंग्विस्टिक डेटा था, उसमें जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था कि ऑफिशियली लिस्टेड लैंग्वेज ऑफ 8 शेड्यूल एंड अदर विद 10,000 स्पीकर्स ईच, राइट। और बाकी सारे लैंग्वेजेस को अदर में ग्रुप कर दिया गया था, ठीक है। बट ओवरऑल ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि देयर 1961 सेंसस के अकॉर्डिंग 1652 लैंग्वेजेस हैं, मदर टंग्स हैं। उसमें से 184 मदर टंग्स जो हैं 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं, राइट। तो अगेन ओवरऑल ये सब अगर आप देखते हो तो व्हाट दिस इंडिकेट्स दैट इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, लिंग्विस्टिकली भी, रिलीजियसली तो डाइवर्स है, लिंग्विस्टिकली भी डाइवर्स है। और देखो लैंग्वेज हैज बीन ऑलवेज एसोसिएटेड विद कल्चर और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है लोगों का उसके साथ, राइट। तो इसी केस में वो आर्ग्यू करता है, इसमें एक और चीज आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि 2011 के सेंसस डेटा में बोला गया है कि 52 करोड़ पीपल जो है दे स्पीक हिंदी एज देयर मदर टंग। तो 52 करोड़ पीपल अगर हिंदी एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है फॉर हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज, वो ये है कि 2011 का सेंसस डेटा के अंदर 52 करोड़ पीपल जो है उसको मदर टंग की तरह यूज करते हैं। बट इन इट दी काउंटर आर्ग्यूमेंट इस आर्टिकल में ये दिया गया है कि उसमें भोजपुरी और 9 करोड़ स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस भी इंक्लूडेड है, राइट। So that's why this article argues that Hindi may not be, Hindi is probably spoken not more than 30% of the population. 30% ऑफ द पॉपुलेशन ज्यादा हिंदी स्पीक नहीं करती, तो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो जिनकी मदर टंग हिंदी नहीं है उन पे ये इम्पोज नहीं करना चाहिए, राइट। तो दैट इज बीइंग आर्ग्यूड हियर। इनफैक्ट इस आर्टिकल में कुछ आर्ग्यूमेंट एग्जांपल्स भी लिए गए हैं, राइट। श्रीलंका और पाकिस्तान का एग्जांपल लिया गया है और ये एग्जांपल लेके बताया गया है कि कैसे अगर कोई लैंग्वेज इम्पोज की जाती है तो इट कुड बी अ थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन एंड इट कुड लीड टू अनरेस्ट, ठीक है। तो जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में जब पहले ईस्ट पाकिस्तान है जो अभी बांग्लादेश है, दैट वाज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। तो वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पे उर्दू इम्पोज की एंड वी कुड सी द रिजल्ट। वहां पे एक भाषा आंदोलन था, राइट, इन ईस्ट पाकिस्तान, जो कह रहे थे कि बंगाली को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ एंड अल्टीमेटली it became a route for Bengali nationalism and as a result it ultimately led to separation of East Pakistan from the Pakistan, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, सिन्हाला ओनली एक्ट आया, ठीक है। और उसने क्या कहा कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, वो होगी सिन्हाला ऑफ श्रीलंका, ठीक है। एज अ रिजल्ट कई जो तमिल स्पीकिंग पीपल हैं दे फेल्ट उनको जो है एक एनिमिटी और डिस्ट्रस्ट बन गया सिन्हालीज और तमिल्स में। और इट लेड टू, यू ऑल नो, द एलटीटी, जो लिबरेशन वॉर, श्रीलंका लिबरेशन वॉर, और जो है सिन्हालीज और तमिल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है काफी हुआ था, राइट। तो इससे यही आर्ग्यू किया जा रहा है कि सी अगर आप जो है इम्पोज करोगे सो इट कुड हैव एडवर्स आउटकम्स, जैसे श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ या जो है सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो पाकिस्तान में बनी, राइट। सो रादर देन इट शुड नॉट बी इम्पोज, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग आर्ग्यूड। और एक और पॉजिटिव एग्जांपल ये दिया गया है कि जैसे सिंगापुर है, तो सिंगापुर में भी कहा जा रहा था कि इट वाज सेड दैट कि चाइनीज एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, राइट। तो चाइनीज डेलीगेट्स आए इन सिंगापुर एंड एट दैट टाइम ली कुआन यू, जो सिंगापुर के जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको कहा कि यू शुड अडॉप्ट Chinese as official language in Singapore, but Lee Kuan Yew, disagreed with it. Okay, disagreed with it, and he adopted English, right? Because English was a language of utility, right? So English was a language of utility. Similar example साउथ अफ्रीका का दिया है कि जहाँ पे अगर आप देखोगे वहाँ का इट्स अ रेनबो नेशन और वहाँ का नेशनल एंथम, so it is a 5 language lyrical composed, तो वहाँ का नेशनल एंथम ही 5 लैंग्वेजेस में कंपोज्ड है, ठीक है। तो ओवरऑल इसी सब के उसमें आर्ग्यू कर जो राइटर है वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि रादर देन इम्पोजिंग वी शुड एक्सेप्ट दी मल्टीलिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, और उसको अकोमोडेट करना चाहिए, एक्सेप्ट और अकोमोडेट करना चाहिए, रादर देन इम्पोजिंग हिंदी।
राइट। तो ये चीजें हैं। एंड अगेन यहाँ पे आपको ये जान लेना चाहिए कि सी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। सी कॉन्स्टिट्यूशन दो इंपॉर्टेंट चीजें कहता है जो आप इस नेशनल लैंग्वेज डिबेट में यूज कर सकते हो। तो आर्टिकल 343 जो है वो कहता है, वो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो पहली चीज याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से एनीथिंग अबाउट नेशनल लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं दी गई है इंडिया की, बट रादर ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बोला किया गया है। और देखिए, कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं नेशनल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज से। सी ऑफिशियल लैंग्वेज इज मोर रिलेटेड विद ब्यूरोक्रेटिक वर्क, राइट, ब्यूरोक्रेटिक वर्क से रिलेटेड है। नेशनल लैंग्वेज इज रिलेटेड विद सोसाइटी, कल्चरल एस्पेक्ट एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ठीक है। सो नेशनल लैंग्वेज इज मोर ऑफ सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राइट, वहां पे इस चीजों से ज्यादा रिलेटेड है। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ब्यूरोक्रेटिक एस्पेक्ट की वर्किंग किस उसमें होनी चाहिए लैंग्वेज में, उससे रिलेटेड है। और ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 343 आर्टिकल में क्या कहता है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो याद रखना, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। प्लस कहा था कि इनिशियल 15 ईयर्स तक इंग्लिश भी जो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज हो सकती है। और उस 15 ईयर्स के बियॉन्ड इट इज अप टू पार्लियामेंट टू एक्सटेंड इट। और उसके बाद पार्लियामेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लाया है और इनडेफिनेटली इंग्लिश का यूज एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है एक्सटेंड कर दिया। तो करेंटली आपकी दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक तो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट और एक इंग्लिश, जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के थ्रू इनडेफिनेटली एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है एक्सटेंड कर दी गई, ठीक है। तो ये तो एक चीज है। दूसरी चीज, आर्टिकल 351 में आर्टिकल 351 में कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट पे ड्यूटी इंपोज करता है टू प्रमोट एज वेल एज डेवलप हिंदी। तो क्या आर्टिकल 351 में यूनियन गवर्नमेंट पे एक ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, इट हैज टू डेवलप, हिंदी को डेवलप करे और उसको प्रमोट करे, राइट, कि सब लोग ताकि उसमें कन्वर्ट कर सके, राइट, एज अ कॉमन लैंग्वेज जो है प्रमोट किया जाए उसको, राइट। दिस ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन द यूनियन गवर्नमेंट इन आर्टिकल 351, राइट। सो बेसिकली इन सब चीजों को लेके यू कुड ऑलवेज इस डिबेट में आप दोनों साइड पे पॉइंट्स लिख सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड लाइक यू गाइस टू राइट योर पॉइंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, एंड प्लीज बी सिविल, ठीक है। सी राइट एज अ ब्यूरोक्रेट यू नॉट, आपको इमोशनल पॉइंट्स नहीं राइट करने, आप फैक्चुअल राइट करो। जैसे फॉर क्या बोलोगे, फॉर में बोलोगे आर्टिकल 351, अगेंस्ट में बोल सकते हो 353, 343, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर में आप ये आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, अगेंस्ट में ये। तो राइट इन कॉमेंट्स, ठीक है, राइट इन कॉमेंट्स आपके आर्ग्यूमेंट्स for Hindi as a national language and arguments against Hindi as a national language. And please objectively valid arguments लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंटर पुशेस फॉर कोब्रेवैक्स रिकॉग्निशन इन अदर कंट्रीज। तो इसके लिए बेसिकली क्या करना होगा, सेंटर ये चाहता है कि उसका जो मैन्युफैक्चरर है कौन है, बायोलॉजिकल, इट रिक्वायर्स कि डब्ल्यूएचओ उसको इमरजेंसी यूज लिस्टिंग दे दे, ठीक है। तो बेसिकली डब्ल्यूएचओ क्या करता है, जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है उसमें कुछ वैक्सीन जो अनलाइसेंस्ड हैं उनको इमरजेंसी के केस में, कि वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, उस केस में इमीडिएट नीड है, तो उस केस में जो है इमरजेंसी यूज लिस्टिंग दे देता है कुछ वैक्सीन मेडिसिन को, ताकि जो यूएन की प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, वो उसको फिर दे गेट ट्रस्ट ऑन इट और वो उसको यूज कर सके, ओके। तो कोब्रेवैक्स को भी पुश किया जा रहा है कि इसको इमरजेंसी यूज लिस्टिंग दी जाए। इनफैक्ट कोब्रेवैक्स इज बीइंग यूज्ड इन इंडिया फॉर एडमिनिस्ट्रिंग टू चिल्ड्रन टू द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स। तो जो बच्चे हैं 12 से 14 साल की एज ग्रुप में, उनको कोब्रेवैक्स लगाई जा रही है इंडिया में, ठीक है। एंड अगेन सी कोब्रेवैक्स के बारे में आपको ये भी जानना है, सी इट इज अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। तो देखो अलग अलग टाइप की होती है, एमआरएनए वैक्सीन होती है, डीएनए वैक्सीन होती है, और एक ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, सी एमआरएनए और डीएनए में क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस में जो एक स्पाइक प्रोटीन होता है, वायरस में क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन होता है। इस स्पाइक प्रोटीन के थ्रू ये जो कोरोना वायरस है हमारी सेल्स के अंदर एंटर करता है। अब एमआरएनए और लेट मी जस्ट टेल यू हियर, सी स्पाइक प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन होता है स्पाइक प्रोटीन, ठीक है, ये कोरोना वायरस में, और इस प्रोटीन के थ्रू ये वायरस जो है हमारे सेल्स में एंटर करता है। एमआरएनए एंड डीएनए डीएनए वैक्सीन जैसे जाइडस कैडिला की है, ये क्या करती हैं,
ये देखते हैं कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, क्या जेनेटिक कोड है इस वायरस में जिसके कारण ये स्पाइक प्रोटीन बनता है, और ये इस जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे वैक्सीन बनाती हैं और उसको फिर हमारे सेल्स में इंट्रोड्यूस करती हैं और वो स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं और फिर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ट्रेन हो जाता है। जबकि ये जो वैक्सीन है कोब्रेवैक्स, इसमें क्या करता है, इट इज सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट, ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसी को लेके जो है आपको बनाया जाता है ये वैक्सीन को, ठीक है। उसके जेनेटिक मटेरियल को नहीं, ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसको लेके बनाया जाता है ताकि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम इस स्पाइक प्रोटीन जब भी देखे इसको रिकॉग्नाइज करे एज एन एक्सटर्नल वो, एंड इस पे सॉरी अटैक कर सके, राइट, कि जब भी स्पाइक प्रोटीन एनकाउंटर करे तो इस पे अटैक कर सके, रिकॉग्नाइजिंग हमारा बॉडी सिस्टम इसको एक एज एन एक्सटर्नल एजेंट या एक फॉरेन सब्सटेंस रिकॉग्नाइज करके जो है इस पे इसके अगेंस्ट जो है एक्ट करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन हीट वेव्स। तो आप जो हीट वेव्स एक्सपीरियंस कर रहे हो दे आर लिंक टू क्लाइमेट चेंज। तो एक साइंटिस्ट ने कई स्टडीज की हैं, राइट, एंड दे हैव हाईलाइटेड कि कैसे जो एटमॉस्फेरिक लैंड एंड ओशियनिक सिस्टम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीन हाउस इमिशंस। तो जो CO2 और जो दूसरी ग्रीन हाउस गैस इमिट होती हैं वो आपका एटमॉस्फेयर, लैंड और आपके ओशंस तीनों को अफेक्ट करती है। एटमॉस्फेयर को भी गर्म करती है, लैंड को भी गर्म करती है और ओशंस को भी गर्म करती है, ठीक है। और सिर्फ वार्म ही नहीं करती, टेम्परेचर ही नहीं बढ़ाती, और भी अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है, ठीक है। कैसे, क्या क्या अलग अलग तरीके होते हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेस है, एक तो टेम्परेचर तो बढ़ाना हो ही गया, उसके अलावा ग्लेशियर्स का मेल्टिंग होता है। तो ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होते हैं तो आपके सी लेवल राइज होते हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स मेल्टिंग के कारण सी लेवल राइज होते हैं, और सी लेवल राइज के साथ साथ क्या होता है, जो बायोस्फीयर है उसमें भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इन बायोस्फीयर ऑल्सो ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर आर चेंजेस, ठीक है। एंड देयर इट इज ऑल्सो हीटिंग इवन आइस शीट्स, ठीक है, जो वार्मिंग हो रही है ग्लेशियर्स के अराउंड उससे आइस शीट्स भी जो है हीट हो रही है, एंड देन अगेन वो मेल्ट होती है तो सी लेवल्स राइज हो रही। सी लेवल राइज होती है तो क्या होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट जैसे फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये कहा गया है कि अगर जिस हिसाब से अभी कार्बन इमिशंस हो रही हैं, राइट, इफ द वे द कार्बन इमिशंस आर गोइंग ऑन, अगर ये अनचेक्ड रही, if they are unchecked then half of the planet would be in severe drought by the century end। यानी इस सेंचुरी के एंड तक अगर हमने कार्बन इमिशंस इसी तरीके से करते गए तो आधा प्लेनेट जो है सीवियर ड्रॉट फेस करेगा। और ऑलरेडी ऑलरेडी इंडिया में 3-fold राइज है इन एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश के इवेंट्स में जो है 3-fold राइज है। और देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया एंड इंक्रीज इन प्रेसिपिटेशन इन साउथ इंडिया। और ऑल दिस इज बीइंग एट्रीब्यूटेड टू व्हाट, टू दी ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन और पोल्यूशन आता है बायोमास से, उसके कारण ऑलरेडी एयर पोल्यूशन के कारण और भी दूसरे उसके जो क्लाइमेटिक इफेक्ट्स है उसके कारण 1.5 मिलियन डेथ्स एनुअली इंडिया में हो रही है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट दैट वी आर फेसिंग एज अ कंट्री ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो एंड इट इज बीइंग आल्सो आर्ग्यूड कि इंडिया एक चीज को क्या है, इंडिया को कट इट्स पोल्यूशन बाय हाफ बाय जस्ट प्रोवाइडिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल टू रूरल हाउस। तो इंडिया जो है, रूरल हाउस होल्ड जो है, गांव है इंडिया में, वो लोग क्या कोयला वगैरह, फायरवुड वगैरह ये सब यूज करते हैं। तो ये सब जो फायरवुड वगैरह वो ये यूज कर रहे हैं कोयला, राइट, दिस इज नॉट अ क्लीन कुकिंग फ्यूल, राइट। इसके कारण काफी पोल्यूशन होता है। तो इंडिया कैन सिग्निफिकेंटली कट डाउन इट्स पोल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल। इनफैक्ट आप सबको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट एक स्कीम भी लाई है, उज्ज्वला योजना, टू प्रोवाइड क्लीन कुकिंग फ्यूल टू टू दी रूरल एंड पुअर हाउस होल्ड, ठीक है। तो ओवरऑल चाहिए क्या, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, मिटिगेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एंड अडेप्टेशन। ये तीनों चीजें चाहिए। सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या, बेसिकली सोसाइटी को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा टू लो कार्बन, लो कार्बन बिहेवियर, राइट। हम सबको लो कार्बन इमिटिंग बिहेवियर अडॉप्ट करना होगा, और जो भी कार्बन इमिशंस हो रही है उसको मिटिगेट कम करा जाए, राइट। और जो ऑलरेडी हो चुकी है उसके कारण जो इम्पैक्ट हो रहा है उसके लिए हमें अडेप्टेशन जरूरी है, ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स आर नीडेड टू फॉर अ बफर अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। लास्ट एक आरबीआई की रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड व्हिच हैज सेड दैट कि जो भी कोविड के कारण लॉसेस हुए हैं वी विल टेक फाइनेंशियल ईयर 35 टू रिकवर, ठीक है। ऑल्दो आरबीआई ने कहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये रिफ्लेक्ट करती है इसके कंट्रीब्यूटर्स की व्यू एंड इट इज नॉट द व्यू ऑफ आरबीआई, राइट। और इस रिपोर्ट की थीम क्या थी, रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। सो द थीम ऑफ रिपोर्ट इज रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है। एंड अगेन वन ऑफ द की फैक्टर जो इस रिपोर्ट में कहा गया, रिपोर्ट का ओवरऑल नेम है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। तो रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ठीक है।
एंड ओवरऑल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रिकवरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्राइस स्टेबिलिटी, जो इन्फ्लेशन की बात हम पीछे कर रहे थे, ठीक है। तो प्राइस स्टेबिलिटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, right? So this was all about this report and today's daily news analysis. I hope it was useful to you, and please जो आपसे आपके लिए आपको जो होमवर्क क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि यू नो हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज, वेदर आप इसको सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको दोनों साइड पता होने चाहिए, आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट दोनों आपको पता होने चाहिए, और एक बैलेंस जजमेंट होना चाहिए आपका, ठीक है। So this is it for today's daily news analysis. Thank you very much and see you again next time.